आइए इस खास और बेहद दिलचस्प चर्चा में शामिल होते हैं। आज का हमारा फोकस भारत के सबसे जीवंत और ऐतिहासिक पहनावे में से एक पर है। हम बात कर रहे हैं राजपूती पोशाक की। ये कोई आम कपड़ों का सेट नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा का एक जीता जागता सांस लेता हुआ स्वरूप है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इस राजसी पोशाक को एक एक हिस्से में बांटकर डिकोड करते हैं। ये पोशाक रंग, संस्कृति और कला का बेजोड़ संगम है। कितनी गहराई है इन शब्दों में। अगर इस पूरे पहनावे को एक विशाल भव्य कैनवस की तरह देखा जाए तो इसका हर एक धागा, हर एक रंग अपनी एक अलग ही कहानी बयां करता है। बिल्कुल एक मास्टरपीस पेंटिंग की तरह, जिसके हर एक हिस्से को आज हम बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। तो आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, पोशाक के मुख्य भाग। दूसरा, रंग और अनूठी कला। तीसरा, इसके प्रमुख आभूषण। और अंत में देखेंगे कि इसके आगे क्या है। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, पोशाक के मुख्य भाग यानी इसका मूल आधार। कोई भी भव्य इमारत या कहें कि एक शानदार पेंटिंग एक मजबूत आधार के बिना अधूरी होती है। राजपूती पोशाक के मामले में ये आधार है इसके 4 मुख्य स्तंभ: घाघरा, काचली, कुर्ती और ओढ़नी। जब ये चारों हिस्से एक साथ मिलते हैं तो पूरे पहनावे की एक बेहद ठोस और राजसी नींव तैयार होती है। शुरुआत करते हैं घाघरे से। इसे पूरे परिधान का एंकर कहा जा सकता है। ये एक लंबी स्कर्ट है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसमें मौजूद ढेरों कलियों यानी पैनल्स में है। सोचिए, जब कोई इसे पहनकर चलता है तो ये कलियां हवा में एक बहुत ही सुंदर और चौड़ा घेर बनाती हैं। इसका वो लहराता हुआ स्वरूप इसे एक अद्भुत और राजसी प्रवाह देता है। अब यहाँ लेयरिंग का एक बहुत ही दिलचस्प खेल देखने को मिलता है। कांचली और कुर्ती का कॉम्बिनेशन। अंदर पहनी जाती है कांचली, जो एक भारी कसीदाकारी वाला ब्लाउज है जिसकी आस्तीन कोहनी तक होती है, और इसके ठीक ऊपर आती है कुर्ती, जो बिना आस्तीन की और कमर तक लंबी होती है। अंदर की बारीक कढ़ाई और बाहर की सादगी का ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वही इसे इतना अनूठा बनाता है। अब इस नंबर पर जरा गौर करते हैं। 2.5 ये मीटर में ओढ़नी की लंबाई है। 2.5 मीटर लंबा ये दुपट्टा इस पूरे कैनवस को पूरा करने का काम करता है। इसे सिर पर और शरीर के चारों ओर बेहद करीने से ओढ़ा जाता है, जिससे घाघरा, कांचली और कुर्ती का पूरा संयोजन एक साथ बंध कर निखर उठता है। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रंग और अनूठी कला, यानी इस कैनवस के रंग और बनावट। संरचना तो हमने समझ ली, अब समय है इसमें रंग भरने का। राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले क्या याद आता है? इसके चटक और जीवंत रंग। गहरा लाल, केसरिया पीला, चटक गुलाबी, हरा और नारंगी। ये सिर्फ रंग नहीं है, ये रेगिस्तान के सूखे, रेतीले परिदृश्य के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जावान बयान है। ये दूर से ही ध्यान खींच लेते हैं। लेकिन ये रंग कपड़ों पर इतने खूबसूरत तरीके से आते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है लहरिया और बंधेज में। ये पूरी तरह से हाथ से की जाने वाली पारंपरिक टाई एंड डाई तकनीकें हैं। कपड़े को बांधना और फिर रंग में डुबोना। हाथ से बनी ये कला कपड़े में एक ऐसा गहरा चरित्र और टेक्सचर जोड़ देती है जो कोई भी मशीन कभी नहीं दे सकती। रंगों के बाद बात करते हैं उस चीज की जो इसे शाही बनाती है, गोटा पत्ती का काम। ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं है। इसमें शुद्ध सोने या चांदी के तारों और रिबन का इस्तेमाल करके फूलों के पैटर्न बनाए जाते हैं। जरा सोचिए, कीमती धातुओं को सीधे कपड़े में बुना जा रहा है। ये पोशाक को एक बहुत ही भारी, चमकीला और पूरी तरह से राजसी लुक देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, प्रमुख आभूषण, यानी वो फ्रेम और सजावट जो इस मास्टरपीस को मुकम्मल करती है। कैनवस तैयार है, रंग भर गए हैं, लेकिन एक मास्टरपीस अपनी फ्रेम के बिना पूरा कैसे हो सकता है? आभूषण पहनने का ये क्रम बहुत ही तार्किक है। ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले माथा, फिर भुजाएं और अंत में हथेलियां और कलाइयां। हर गहने का अपना एक विशिष्ट स्थान और महत्व है। इस क्रम में सबसे ऊपर आता है बोरला। माथे के ठीक बीच में पहना जाने वाला ये गोल घंटी के आकार का आभूषण है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, बोरला सिर्फ एक गहना नहीं है, ये एक राजस्थानी स्त्री की अचूक पहचान है। उस समृद्ध विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है जिसे देखते ही संस्कृति की याद आ जाती है। और इस ढांचे को पूरा करता है चूड़ा। हाथी दांत या लाख से बनी बेहद सुंदर
रंग बिरंगी चूड़ियां। पारंपरिक रूप से शादीशुदा महिलाएं इन्हें अपनी कलाइयों की शोभा बढ़ाने के लिए पहनती हैं। इन चूड़ियों के चटक रंग और उनकी खनक जब पोशाक के रंगों और गोटा पत्ती की चमक के साथ मिलती है तो एक संपूर्ण राजसी दृश्य उभर कर आता है। तो चलिए अब रुख करते हैं हमारे आखिरी हिस्से का। इसके आगे क्या? हमने इस राजसी पहनावे के मूल आधार, रंगों और आभूषणों को तो डिकोड कर लिया, लेकिन एक सवाल मन में उठना बहुत स्वाभाविक है। अगर रोजमर्रा या सामान्य उत्सवों की पोशाक ही इतनी राजसी है, तो शादी ब्याह के लिए तैयार किया गया ब्राइडल लुक कितना भारी और जटिल होता होगा। उसमें गोटा पत्ती और गहनों की कितनी परतें होती होंगी, है ना? बेहद दिलचस्प विचार। वहीं दूसरी ओर एक और बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, इतनी भव्यता और इतने भारीपन को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ढाला जाता है? घर के आम कामों के दौरान इस पोशाक का स्वरूप कैसे बदलता होगा, जिससे ये आरामदायक भी रहे और इसकी सांस्कृतिक पहचान भी बरकरार रहे? और एक अंतिम विचार जो हमें राजस्थान के विशाल भूभाग की यात्रा पर ले जाता है, जयपुर, जोधपुर और मेवाड़। क्या इन तीनों क्षेत्रों की डिजाइन्स और ओढ़नी पहनने की शैलियों में कोई अंतर है? बिल्कुल है। कला और संस्कृति कभी एक जगह नहीं ठहरती। इस विशाल विविधता से भरी दुनिया को और गहराई से समझने की उत्सुकता के साथ आज की ये चर्चा यहीं संपन्न करते हैं।